नमस्कार दोस्तों, संस्कृत रीस क्लब में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं संस्कृत सीटेट के संस्कृत विषय का हल प्रश्न पत्र, जिसका पेपर जुलाई 2023 में हुआ था। और यह जो प्रश्न पत्र है ये द्वितीय भाषा के रूप में जो आया था वो है। संस्कृत के हर विषय के दो प्रश्न पत्र सीटेट में आते हैं। भारत की कुल 22 भाषाओं के जो भाषाएं हैं उनके प्रश्न पत्र दो में आते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहला विषय के रूप में जो विषय लिया होगा उस भाषा का दिया जाएगा, और जो सेकंड भाषा के रूप में उस भाषा को लिया होगा उसको दिया जाएगा। जब संस्कृत को जिन लोगों ने प्रथम भाषा के रूप में लिया होगा उसका प्रश्न पत्र अलग होगा, और द्वितीय भाषा के रूप में जिसने लिया होगा उसका प्रश्न पत्र अलग होगा। तो ये प्रश्न पत्र वो प्रश्न पत्र है जो संस्कृत का द्वितीय भाषा के रूप में ग्रहण किया गया था, लिया गया था। सीटेट का प्राइमरी स्तर का वो प्रश्न पत्र है। और आप देख करके ये कंफ्यूज नहीं होना कि इससे पहले भी हम एक आपको हल करवा चुके हैं जुलाई 2023 का प्रश्न पत्र, और वो भी जिसकी परीक्षा तिथि 20 अगस्त 2023 ही थी। तो वो प्रथम भाषा के रूप में रहा होगा और ये द्वितीय भाषा के रूप में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी कि प्रथम भाषा के रूप में है या द्वितीय भाषा के रूप में है, क्योंकि प्रथम भाषा के रूप में और द्वितीय भाषा के रूप में हो सकता है दोनों प्रश्न पत्र की डेट सेम होगी, बस एक प्रथम भाषा संस्कृत की होगा प्रश्न पत्र, और दूसरा द्वितीय भाषा का। तो आज हम द्वितीय भाषा के रूप में जो संस्कृत है उसका प्रश्न पत्र हल करवाएंगे, और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 का मतलब इसमें हम आपको पेडागोजी हल करवाएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के, और 15 क्वेश्चन आते हैं विषय के जो पैराग्राफ के माध्यम से होंगे। तो उसका हम हल करवा चुके हैं, उसका पार्ट 1 हो चुका है, आज पार्ट 2 है पेडागोजी जिसमें होगी। हर प्रश्न पत्र को हम 2 पार्ट में हल करवाते हैं, पार्ट 1 पैराग्राफ, पार्ट 2 पेडागोजी वाले जो प्रश्न होते हैं। तो विलंब ना करते हुए चलते हैं इसके प्रथम प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न इसका है, इसके पहला प्रश्न के पहले कुछ निर्देश दिए रहते हैं। निर्देश क्या दिया गया है? निर्देश दिया गया है कि सर्वाधिकम समीचीनम विकल्पम चित्वा निम्नलिखित प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 136 से 150 उत्तरम दिया था। मतलब सर्वाधिक समीचीनम विकल्पम चित्वा, हम बार बार आपसे कहते चले आ रहे हैं कि सीटेट का कई ऐसी परीक्षाएं जिसमें आपको किसी प्रश्न के 2 उत्तर सही दिख सकते हैं या 2 से अधिक सही दिख सकते हैं। उसमें आपको उस विकल्प का चयन करना है जो बहुत ही सही हो, समीचीन हो, जो उचित हो सकता है सीटेट में आपको 1 से अधिक सही दिखे। अब इसका एक सीधा उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लो कोई प्रश्न ऐसा दिया गया जिसके पहला और दूसरा दोनों विकल्प आपको सही दिखते हैं, सही हैं। तो हो सकता है कोई तीसरा ऐसा प्रश्न दिया गया हो जिसमें लिखा हो a+b, तो वो ऊपर के दोनों सही होते हुए भी वर्तमान में वो गलत हैं। सही फिर तीसरा विकल्प हो जाएगा जहां लिखा है दोनों। तो इस तरह से इसमें इसलिए पहले कहा, यह नहीं कहा गया सही विकल्प का चयन करिए, इसमें कहा गया समीचीन विकल्प का चयन करिए। समीचीन मतलब जो उचित है उसका चयन करिए। हो सकता है किसी प्रश्न के तीन उत्तर हो, 1 2 3 का खा गा या ABC, तीनों सही हो, तो और चौथे नंबर पर दिया गया होगा उपर्युक्त सभी, तो आपको वो तीनों सही होते हुए भी नहीं चयन करना है, चौथे का चयन कर लेना है। इसलिए समीचीन दिया जाता है, सही विकल्प का चयन करिए, ये नहीं उचित विकल्प का चयन करिए, ये नहीं लिखा होता सही विकल्प का चयन करिए। हो सकता है एक प्रश्न में 1 से अधिक उत्तर सही हो। और यहाँ जो भी प्रश्न है 136 से 150 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब देखो, अगर 91, ये हम आपको तरीका बताते कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न पत्र प्रथम भाषा वाला है या द्वितीय भाषा वाला है। 91 से लेकर के 120 तक अगर प्रश्न हैं तो वो प्रथम भाषा है, और जहां पर 121 से लेकर के 150 के मध्य में प्रश्न हैं वो द्वितीय भाषा का है। अब देखो 136 से 150 है तो सेकंड भाषा होगा, ये द्वितीय भाषा का प्रश्न पत्र है। ठीक है, सेकंड भाषा का प्रश्न पत्र है। अब 136 से 150 क्यों, 121 से 150 क्यों नहीं? क्योंकि 121 से और 121 से 135 तक पैराग्राफ थे, गद्यांश पद्यांश था, तो उसको हम हल करवा चुके हैं। और 36 से 150 तक पेडागोजी है। ठीक है, आप ऐसे प्रश्न संख्या देख करके जान सकते हैं कि ये प्रथम भाषा है या द्वितीय भाषा का प्रश्न पत्र है। प्रथम भाषा का प्रश्न पत्र जो होगा उसके प्रश्न संख्या दी होगी 91 से 120 के मध्य, और जो द्वितीय भाषा का प्रश्न पत्र होगा उसकी संख्या दी होगी 121 से 150 के मध्य।
ठीक है। आइए विलंब न करते हुए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, बालकानां कृते पाठ योजना निर्माण काले अध्यापकः पूर्णतया समग्र शरीर प्रतिक्रिया विधिम अवलंबितवान्। निम्नलिखितेषु कः प्रविधि पाठे समग्र शरीर प्रतिक्रिया विधिम प्रवेष्टुम प्रयुक्तव्यः। अब देखिए, सबसे पहले तो लिखा, इसका अर्थ बता देते हैं। बालका नाम कृते माने बच्चों के लिए, कृते शब्द जहां लगता है, देखो हम आपको साथ साथ में ये भी ट्रिक बताएंगे, ये भी हम कुछ शब्दांश बताएंगे, शब्दकोश में आपके वृद्धि भी करवाएंगे कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है। कृते शब्द का अर्थ होता है के लिए। क्या अर्थ होता है? के लिए। अब जहां जहां कृते लगा मिलेगा उसका मतलब के लिए। बालका नाम कृते बालकों के लिए, अध्यापका नाम कृते अध्यापकों के लिए, छात्रा नाम करते हैं छात्रों के लिए। तो इससे आपको सहायता मिलेगी, क्योंकि संस्कृत का अर्थ निकालना ही तो थोड़ा कठिन लगता है। जिसको आता है उसके लिए उचित है, ठीक है, आसान है। तो ये आप सब लोग जान सकें, इसलिए हम ट्रिक्स का प्रयोग करते रहेंगे बीच बीच में। और पाठ योजना निर्माण काले के ऊपर एक ही मात्रा लगी। हम आपको बता चुके हैं, जिन शब्दों के अंत में एक ही मात्रा लगी होती है उसके साथ हिंदी में या पर जोड़ देते हैं। एक वीडियो हम ऐसी बनाएंगे जिसमें आपको संस्कृत का अर्थ निकालना बहुत ही आसान लगेगा। तो बालका नाम कृते माने बच्चों के लिए, बालकों के लिए, पाठ योजना निर्माण काले, पाठ योजना के निर्माण काल में, निर्माण के समय, अध्यापक पूर्णतया, अध्यापक पूर्ण रूप से, समग्र शरीर प्रतिक्रिया, यह एक विधि है। इस विधि पर अवलंबितवान, अवलंबित है। इस विधि पर अवलंबित होने का मतलब है वो चाहता है पाठ योजना के निर्माण में कि हम समग्र शरीर प्रतिक्रिया के आधार पर ही पाठ योजना का निर्माण करें। तो वही लिखा, बालका नाम कृते पाठ योजना निर्माण काले अध्यापकः पूर्णतया समग्र शरीर प्रतिक्रिया। समग्र शरीर प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है? ऐसी क्रिया जिसमें पूरे शरीर का प्रयोग हो, उसको कहते हैं समग्र शरीर प्रतिक्रिया। इस विधि का पर अवलंबित मतलब इस विधि पर आधारित होकर के ही पाठ योजना का निर्माण करता है। एक शिक्षक पाठ योजना का निर्माण करता है, उसमें समग्र शरीर प्रतिक्रिया का अवलंबन करके ही पाठ योजना का निर्माण करता है। मतलब समग्र शरीर प्रतिक्रिया की विधि का अवलंबन करके ही पाठ योजना का निर्माण करता है, उसी पर आधारित पाठ योजना का निर्माण करता है। तो कहा गया निम्नलिखितेषु कः प्रविधि। अब देखो यहाँ शु आ गया है। शु का अर्थ भी में या पर ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर इतना है कि जो शु वाला में पर है वो बहुवचन में होगा, ए वाला जो में पर है वो एक वचन। यहाँ निम्नलिखितेषु माने निम्नलिखितों में, निम्नलिखित मतलब चार, इन चारों में कः प्रविधि, कौन सी विधि है जो पाठ में समग्र शरीर प्रतिक्रिया विधि का को प्रवेष्टुम प्रयोक्तव्य, प्रवेश कराने के लिए प्रयोग करना उचित है। मतलब चार विधियां दी गई हैं। अब इन चारों विधि में एक विधि ऐसी है जिसका प्रयोग करके बालकों के लिए जो पाठ योजना का निर्माण हो रहा है उसमें समग्र शरीर प्रतिक्रिया विधि का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब इन चारों में से एक का प्रयोग करेंगे तो समग्र शरीर प्रतिक्रिया विधि पर अवलंबन होकर पाठ योजना बनेगी। अब समग्र शरीर प्रतिक्रिया होती क्या है ये जान लीजिए। तो समग्र शरीर प्रतिक्रिया जो होती है उसका मतलब होता है ऐसी क्रिया, ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें छात्र अपने पूरे शरीर का प्रयोग कर सकें, हाथ का भी, पैर का भी, मस्तिष्क का भी, आंखों का भी, कान का भी, शरीर के प्रत्येक अंग का प्रयोग करें सीखने में। तो वो पाठ्य योजना का निर्माण ऐसा शिक्षक कर रहा है जिसमें ऐसी पाठ्य योजना हम बनाएं जिसके अंतर्गत, जिसके तहत बच्चों की समग्र शरीर की प्रतिक्रियाएं हो जाएं। अब इसमें किसका प्रयोग होगा? तो लिखा सर्वाः क्रियाः विहाय प्रश्नाः प्रष्टव्या छात्राश्च उत्तरतम कथयितव्य। कहते सर्वाः क्रियाः विहाय, सारी क्रियाओं को छोड़कर। अब विहाय शब्द है, इसका मतलब होता है छोड़कर। क्या होता है? छोड़कर। क्यों? क्योंकि विहाय जो शब्द है वो लेप प्रत्यय से बना है, और लेप प्रत्यय का हिंदी अर्थ होता है कर अथवा करके। अभी इसमें से हम व्याकरणिक तौर पर भी प्रश्न निकालेंगे, पहले आपको इसका उत्तर देते हैं। तो सर्वाह क्रिया भी है, सारी क्रियाओं को छोड़कर प्रश्नाः प्रष्टव्या, प्रश्न पूछने चाहिए। मतलब ऐसी पाठ्य योजना बनाएं जिसमें सारी क्रियाओं को छोड़ करके केवल प्रश्न पूछने पर जोर दिया गया हो, और साथ ही साथ छात्राश्च और छात्रों को उत्तरतम कथयितव्या, छात्रों को उत्तर देने के लिए कहा गया हो। मतलब ऐसा पाठ्य योजना बनाया जाए जिसमें छात्रों को से प्रश्न पूछा जाए, सारी क्रियाओं को छोड़कर प्रश्न पूछा जाए और छात्रों से कहा जाए उत्तर दिया जाए। अब आप बताओ क्या इससे समग्र शरीर प्रतिक्रिया होगी? केवल छात्र से प्रश्न पूछा जाएगा, छात्र उत्तर देंगे? नहीं हो सकती। समग्र शरीर में जिसमें उसमें कान और आंखें तो रहेंगे, दिमाग भी चलेगा, बाकी हाथ पर कहाँ चलेगा। तो ये भी पाठ्य योजना फेल हो गई। दूसरी पाठ्य योजना है कक्षायाम शारीरिक क्रिया अवश्यम प्रवेष्टव्या।
कक्षायां मतलब कक्षा में शारीरिक क्रियाएं अवश्यम प्रवेशतव्य, अवश्य रूप से प्रवेश कराई जाए, प्रवेशतव्य शारीरिक क्रियाएं अवश्य प्रवेश कराई जाए। फिर कहा गया ताह क्रिया प्रयोगतव्य, ये भी ये है तीसरा, देखो ताह क्रिया प्रयोगतव्य, प्रयोगतव्य माने प्रयोग करनी चाहिए, ताह क्रिया प्रयोगतव्य उन क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए पाठ्य योजना में, या जिनको छात्र श्वासनेश तिष्ठता एवं, श्वासनेश शब्द का विच्छेद करेंगे तो बनेगा स्वा प्लस आसनेश, आसन शब्द का मतलब स्थान होता है, और आसनेश का मतलब हो जाएगा स्थानों पर, जिसमें छात्र अपने स्थानों पर तिष्ठता एवं मतलब बैठे रहने पर ही युगलेश समूहेश व, युगलेश माने जोड़े में अथवा समूह में कार्यम कर्तुम सहयोगम कुर्युः, कार्य करने के लिए सहयोग करें, अर्थात उन क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए पाठ्य योजना में जिनसे छात्र अपने आसन पर बैठे रहें, और युगलेश समूहेश व, युगल माने होता है जोड़ा, समूह माने होता है समूह माने कई लोगों का समूह, युगल मतलब दो का समूह, समूह माने कई का समूह, कई लोग, अथवा समूह में, अव्वा शब्द का अर्थ होता है अथवा, अथवा समूह में कार्यम कर्तुम सहयोगम कुर्युः, कार्य करने के लिए सहयोग करें। ऐसी क्रियाएं बनाओ, ऐसी पाठ्य योजना बनाओ जिसमें छात्रों को अपने स्थान पर बैठ करके ही क्रियाएं करने के लिए कहा जाए। अब आप बताओ, जब छात्र बैठकर अपनी जगह क्रियाएं करेगा तो समग्र शरीर प्रतिक्रिया कैसे होगी। फिर कक्षायाम काष्ठन श्रवण क्रिया प्रयोगतव्य, कक्षा में काष्ठन माने कोई श्रवण क्रिया माने सुनने की क्रिया, जैसे कहानी सुना दिया गया या अंताक्षरी हो गया या पहेलियां हो गई, ऐसे श्रवण क्रिया प्रयोगतव्य प्रयोग करनी चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, बैठ कक्षा में बैठन बैठे सारे काम होंगे, श्रवण क्रियाएं होंगे तो खाली श्रवण क्षेत्र मस्तिष्क और कान यही सक्रिय होंगे, तो सही क्या होगा, देखने में तो सारे सही लगते होंगे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसमें छात्र से प्रश्न पूछने से केवल दिमाग, आंख और कान तो चलेगा, बस हो सकता है आंखों न चले खाली कान चले। इसमें छात्र क्या जगह बैठे रहेंगे तो हाथ पैर नहीं चलेगा, इसमें श्रवण क्रिया कान ही केवल चलेगा, और कक्षा में शारीरिक क्रिया अवश्यम प्रवेशतव्य ये होना चाहिए। सीधी सी बात जान लो, समग्र शरीर का मतलब पूरे शरीर जहां पर प्रतिक्रिया करे, और समग्र शरीर प्रतिक्रिया तभी हो सकती है जब शारीरिक क्रियाएं होंगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो शारीरिक क्रिया वाला विकल्प ये वाला सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखो इसमें हम आपको व्याकरण वाले कुछ क्वेश्चन भी बताते रहेंगे ताकि आपको अर्थ निकालने में आसानी हो। हमने कुछ प्रत्यय पढ़ा, प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, प्रत्यय केवल प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि प्रत्यय आपको अर्थ निकालने में भी बहुत सहायता करेंगे। अब देखिए जैसे ये प्रवेशटुम शब्द लिखा है, अब प्रवेशटुम में देखो टुम लगा हुआ है, अब आप लोग बताओ टुम में कौन सा प्रत्यय होता है। टुम में तुमुन प्रत्यय होता है, जिन शब्दों के अंत में तुम टुम धुम ढुम होता है वहां तुमुन प्रत्यय होता है। तो तुम लगा है या तुम लगा हो तो तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, और तुमुन का हिंदी अर्थ क्या होता है, के लिए। तो प्रवेशटुम माने प्रवेश करने के लिए, मतलब पाठ्य योजना में प्रवेश करने के लिए। और प्रयोग तब्य, तब्य में देखो तब्य तब्य लगा है, और तब्य तब्य टब्य धब्य ढब्य, ऐसे शब्दों के लिए हमने कहा जहां ऐसे शब्द हो सकते हैं वहां तब्यत प्रत्यय होता है, तो यहाँ तब्यत प्रत्यय मतलब भी होता है चाहिए। तो प्रवेशटुम प्रयोग तब्य प्रवेश करने के लिए प्रयोग करना चाहिए, मतलब समग्र शरीर की प्रतिक्रिया विधि का प्रवेश करने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए, प्रवेश करने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। देखो ये दूसरा एक चीज और यहाँ देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रष्टव्या पूछने योग्य, तब्यत प्रत्यय योग्य अथवा चाहिए के लिए होता है, कथयितव्य कहने योग्य या कहना चाहिए, ठीक है। कर्तुम लिखा है तो मुन प्रत्यय लग गया है करने के लिए, प्रवेशतव्य प्रवेश कराना चाहिए, विहाय छोड़कर क्योंकि यहाँ लेप प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हम आपको बताते चलेंगे बीच बीच में कि कहाँ कौन सा प्रत्यय लगा है या कहाँ कौन सा शब्द रूप कैसे क्या है, तो उससे आपको अर्थ निकालने में भी सहायता मिलेगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सीधे कि व्याकरण विषय का अवधारणा एनम विश्वासम वर्धयत यत भाषा शिक्षण नियम शिक्षण एवास्ति। कहते हैं व्याकरण विषय का मतलब क्या होगा, व्याकरण के विषय में, क्योंकि एक ही मात्रा लगी है और जिन शब्दों के अंत में एक ही मात्रा लगती है में या पर। अच्छा आपको एक बात कल बताए थे फिर से बता दें, स्या जहां लगता है उसके साथ हिंदी में क्या जुड़ता है, का, की अथवा के जुड़ जाता है। तो एक कहा व्याकरण विषय मतलब व्याकरण के विषय में का अवधारणा, का माने होता है कौन सी। देखो अगर कह लिखा है इसका मतलब भी होता है कौन, और अगर का लिखा है तो इसका मतलब भी होता है कौन। दोनों में अंतर क्या है, अंतर यह है कि ये स्त्रीलिंग में लगता है पुल्लिंग में लगता है, अवधारणा स्त्रीलिंग है इसलिए का लगा है। तो व्याकरण विषय का अवधारणा, व्याकरण के विषय में ऐसी कौन सी अवधारणा है जो एनम विश्वासम वर्धयत, एनम शब्द का अर्थ होता है इस विश्वास को वर्धयत माने बढ़ाती है,
मतलब व्याकरण के विषय में ऐसी कौन सी अवधारणा है जो इस विश्वास को बढ़ाती है कि, कौन से विश्वास को वर्धित माने बढ़ाती है, यत माने होता की, बढ़ाती है कि, क्या बढ़ाती है कि भाषा शिक्षणम नियम शिक्षणम एवं अस्ति, जो भाषा का शिक्षण है वो नियम शिक्षणम एवं अस्ति, नियम शिक्षण ही है। भाषा का शिक्षण नियम शिक्षण, मतलब भाषा सिखाने मतलब नियम सिखाना, मतलब नियम के बिना भाषा नहीं हो सकता है। इस अवधारणा को कौन सा विश्वास बढ़ाता है? 4 विकल्प दिए, 4 विश्वास हैं, 4 नियम बताए गए हैं। कहते हैं इन चारों नियमों में कौन सा नियम ऐसा है जो इस बात का विश्वास दिलाता है कि भाषा शिक्षण नियम शिक्षण ही है। और आपने पढ़ा भी होगा भाषा सीखना नियम सीखने के बराबर है। कैसे? ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे कि जब आप व्याकरण पढ़ते हो, चाहे इंग्लिश की पढ़ते हो चाहे संस्कृत की पढ़ते हो, तो उसमें जब अनुवाद करने को बताया जाता है तो नियम बताया जाता है। इंग्लिश में एक होता है तो कहते हैं विल कहाँ लगेगा, वाज कहाँ लगेगा, क्रिया कैसी होगी, वर्ब कैसी हो, कल कैसा होगा, ये सारी चीजें उसमें बताई जाती हैं। हर चीज का नियम होता है। डिड नॉट कहाँ लगता है, डू नॉट कहाँ लगता है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। ऐसा संस्कृत में भी होता है कि कर्ता जैसा है क्रिया वैसी होनी चाहिए, कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की होनी चाहिए, कर्तृवाच्य में कर्ता कैसा होना चाहिए, कर्मवाच्य में कर्ता कैसा होना चाहिए, भाववाच्य में क्रिया कर्ता कैसे होने चाहिए, सारी चीजें बताई जाती हैं। तो वो मतलब है कि भाषा शिक्षण जो है वो नियम का शिक्षण है। लेकिन इस बात को बढ़ाता बताता कौन है, विश्वास किसको कौन कराता है इस बात का? अब इस बात का विश्वास कौन कराता है? तो इस बात का विश्वास कराता है इन चारों में से कोई एक नियम। कौन सा नियम है? तो पहला है व्याकरण अनुवादात्मिका, जिसको हम ग्रामर ट्रांसलेशन बोलते हैं। व्याकरण का अनुवाद कराना सबसे ज्यादा आजकल यही चल रहा है। भाषा सिखाने के लिए स्कूलों में सबसे बढ़िया जो प्रक्रिया जुगाड़ है वो व्याकरण का अनुवाद कराना है। तो व्याकरण का अनुवादात्मक जिसको ग्रामर ट्रांसलेशन बोलते हैं, निर्गमनात्मिका जिसको डिडक्टिव बोलते हैं, आगमनात्मिका जिसको हम इंडक्टिव बोलते हैं, संप्रेषणात्मिका जिसको हम कम्युनिकेटिव बोलते हैं। संप्रेषणात्मिका भाषा सिखाने का भी एक साधन है और इससे बच्चे आसानी से भाषा सीख जाते हैं और छोटे बच्चे इसी से भाषा सीखते हैं। नवजात शिशु से लेकर के जब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो भाषा जो सीखते हैं वो केवल संप्रेषणात्मिका। अब संप्रेषणात्मिका होता क्या है? संप्रेषण मतलब होता है अपनी बातों को दूसरे तक प्रेषित करना। प्रेषित करने का मतलब भेजना होता है। आप लोग मोबाइल में देखिए, जहाँ पर मैसेज, मोबाइल को हिंदी में कर लीजिए और तब देखेंगे जहाँ SMS लिखा होता है वहां लिख के आ जाएगा संदेश, और फिर जब कोई मैसेज आप भेजेंगे तो वहां पर ये नहीं लिखा मैसेज सेंट, वहां हिंदी में जब करेंगे आप तो लिख करके आ जाएगा संदेश प्रेषित, मतलब संदेश प्रेषित किया गया। तो प्रेषण शब्द का अर्थ होता है भेजना, और प्रेषण का मतलब भेजना होता है। तो संप्रेषणात्मक मतलब अपनी बातों को दूसरे तक भेज देना। बच्चे उसी को पकड़ लेते हैं। बच्चे कैसे जानते हैं हमको किसको पापा बोलना है? बच्चे किसको जानते हैं किसको हमको मम्मी बोलना है? बच्चे कैसे जानते हैं ये खाना है? हम ऐसे ऐसे कहेंगे खाना खाना है तो खाना हमको मिल जाएगा। ये सब सुन करके कोई नहीं सिखाता। एक दो शब्द भले मम्मी पापा दादी दादा सिखा दी जाए, आगे नहीं, थोड़े बहुत सिखाए जाते थे, लेकिन संप्रेषण से बच्चे सीखते हैं। तो ये संप्रेषणात्मिका है। अब संप्रेषण में कोई नियम होते नहीं, वहां तो बोल रहा अगला कैच कर रहा, तो नियम वाली बात को कभी क्लियर कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये विकल्प गलत है। आगमनात्मिका, आगमनात्मिका में क्या है? आगमनात्मिका और निर्गमनात्मिका ये दोनों एक विधियां हैं, आगमन और निगमन विधि। आगमनात्मिका क्या होता है? जहां पर पहले उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जाए बाद में नियम बताया जाए उसको कहते हैं आगमन विधि। और जहां पर पहले नियम बता दिया जाए फिर उदाहरण प्रस्तुत किया जाए उसको नियम विधि निगमन विधि कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या, और व्याकरण अनुवाद विधि तो जान ही रहे हो। तो व्याकरण अनुवाद विधि जो है नियम के शिक्षण की, नियम का भाषा शिक्षण नियम के शिक्षण ये बताता है या ये। तो सुनिए, आगमन भी नहीं बताता क्योंकि आगमन में पहले उदाहरण दिए जाते हैं। निर्गमनात्मिका जो है यही बताती है कि भाषा शिक्षण नियम शिक्षण है, क्योंकि इसी का नियम होता है कि पहले नियम बताओ फिर उदाहरण दो। निर्गमन विधि ही कहती है नियम बताओ फिर उदाहरण दो। पहले नियम पर जोर दिया उसने और इसीलिए कहा गया भाषा शिक्षण ही नियम शिक्षण है। पहले नियम का वो जोर दिया। ठीक है, तो यहाँ विकल्प जो होगा वो निर्गमनात्मिका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचमी कक्षायाम अध्यापक स्वतंत्र लेखन कार्यम दातुम योजना निर्माति, और अध्यापकेन कस्मिन् विषय केंद्रितेन
तो पंचमी कक्षायाम मतलब पंचमी कक्षा में, पांचवी कक्षा में अध्यापक मतलब एक अध्यापक स्वतंत्र लेखन कार्यम दातुम योजना निर्मात, एक स्वतंत्र लेखन कार्य, दातुम माने होता देने के लिए, देने की, ठीक है। तो दातुम में देखो तुमुन प्रत्यय लगा, तुम लगा है तो तुमुन प्रत्यय हो गया। तुमुन मतलब क्या होता के लिए। तो स्वतंत्र लेखन कार्य देने के लिए योजना निर्मात, योजना का निर्माण करता है। कक्षा 5 का एक अध्यापक है जो स्वतंत्र लेखन कार्य देने के लिए एक योजना का निर्माण करता है। अध्यापकेन कस्मिन विषय केंद्रितेन भवितव्यम, भवितव्यम माने होना चाहिए, तबियत प्रत्यय यहाँ लगा हुआ देखो, तबियत प्रत्यय लगा। तबियत का अर्थ होता है योग्य अथवा चाहिए, तो भवितव्यम मतलब देना चाहिए, होना चाहिए। केंद्रितेन माने केंद्रित, ठीक है। तो अध्यापक के द्वारा किस विषय पर केंद्रित होना चाहिए, मतलब एक अध्यापक कक्षा 5 का है जो स्वतंत्र लेखन कार्य देने की योजना बनाता है, तो बताओ कि अध्यापक को किस विषय पर केंद्रित होना चाहिए जिससे वह स्वतंत्र लेखन कार्य देने की योजना का निर्माण कर सके। तो पहला दिया छात्र से हस्तलेखने, छात्र के हस्तलेखन में। पाठ्य विषय से शुद्धतायाम, पाठ्य विषय की शुद्धता मतलब छात्र के हस्तलिखित कार्य करने पर उसको जो है केंद्रित होना चाहिए अध्यापक को। या मतलब वो ऐसा एक योजना बनाए जिसमें स्वतंत्र कार्य लेखन कार्य में छात्र हाथों से लिखें ज्यादा से ज्यादा, ये उचित है। या पाठ्य विषय से शुद्धताम, पाठ्य विषय की शुद्धता को शामिल करे, ये उचित है। या विषय से प्रवाहे, विषय के प्रवाह में रहे, विषय की प्रवाहता रहे, ये उचित है। या प्रवाह शुद्धता यान चौभयो, प्रवाह और शुद्धता इन दोनों की आवश्यकता है, दोनों जहां पर उचित है। अब इसमें आपको बताना है क्या उचित है। मतलब उस योजना में वो छात्र को हाथ से लिखने के लिए प्रेरित करे, ऐसी योजना बनाए, या पाठ्य विषय की शुद्धता की योजना बनाए, या विषय की प्रवाह के लिए बनाए, या प्रवाह और शुद्धता दोनों के लिए बनाए, इन दोनों के लिए। तो क्या हाथ से लिखने के लिए स्वतंत्र लिखना नहीं है, वो तो किताब से देख के लिखना है। स्वतंत्र लिखने के लिए पाठ्य विषय की शुद्धता भी होनी जरूरी नहीं, लेकिन विषय का प्रवाह होना जरूरी है। अगर विषय का प्रवाह है तो स्वतंत्र, अच्छा स्वतंत्र लेखन है क्या? स्वतंत्र लेखन होता है जब तुम बैठ के पेपर में क्वेश्चन हल करते हो। और कौन सा क्वेश्चन? ये ABCD गोला भरने वाला नहीं, लिखने वाला जैसे हाई स्कूल इंटर में होता है। स्वतंत्र लेखन मतलब दिमाग में उनके चल रहा है, स्वतंत्र रूप से लिख रहे हैं, उसके लिए ना किताब की जरूरत, ना कॉपी की, ना नोट की, ना मोबाइल की, ना PDF की, वो स्वतंत्र लेखन। अब स्वतंत्र लेखन के लिए छात्र हस्तलिखित कंप्लीट होगा, उससे स्वतंत्र लेखन लिख सकते नहीं, वो लिख तो सकते हैं बढ़िया से, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं, देख करके। और किताब देख लेंगे तो परतंत्र हो गए ना। पाठ्य विषय की शुद्धता होगी चाहे जितना पाठ्य विषय शुद्ध हो, जब दिमाग में उनके चीजें है ये नहीं, वो सोच सकते नहीं है तो लिखेंगे। लेकिन विषय से प्रवाह, अगर विषय का उनके दिमाग में प्रवाह है, विषय को प्रवाह रूप से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, दिमाग में उनके चल रहा है, तो वो पाठ्य विषय की शुद्धता के आधार पे पाठ्य विषय से के प्रवाह, विषय के प्रवाह के आधार पे काम कर सकते हैं। और दोनों की कोई बातें नहीं है, केवल विषय का प्रवाह होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ऊर्ध्वाधः इत्यस्य अर्थो अस्ति यत् समग्रार्थो बोधव्यः। देखो पढ़ के बताते हैं। ऊर्ध्वाधः इत्यस्य अर्थोस्ति यत् समग्रार्थो अवबोधव्यः, मतलब समग्र अर्थ अवबोधव्यः। अवबोधव्यः में देखो तब्यत प्रत्यय कहा था, तब हमने बताया था तव्यः, तव्यः, धव्यः और ढव्यः। अगर जहां पर इन चारों में से कोई प्रत्ययांश शब्दांश के रूप में देखने को मिल जाए वहां तब्यत प्रत्यय है। तो यहाँ देखिए धव्य लगा हुआ, धा नीचे लगा हुआ, अभ्यः धव्य हो गया। तो और इसका योग अर्थ क्या होता है? योग्य अथवा चाहिए। तब्यत प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? योग्य अथवा चाहिए। समग्र अर्थ अवबोधव्य मतलब ऊर्ध्वधः, ऊर्ध्व अधः, ये एक जो है समझ लो विधि है। इत्यस्य अर्थो अस्ति, इसका अर्थ यह है कि समग्र अर्थ अवबोधव्य, समग्र अर्थ को बोध कर लेना चाहिए। इस ऊर्ध्वाधः एक विधि है, एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का मतलब है समग्र अर्थ अवबोधव्य, पूरे अर्थ, समग्र माने संपूर्ण अर्थ, मतलब अर्थ को बोधव्य माने बोध कर लेना चाहिए। ये ऊर्ध्वाधः माने है। तो कहते हैं अगर ऊर्ध्वाधः माने ये है, तदा, तदा शब्द का अर्थ होता है तब, ये अव्यय है एक, और अव्यय है उसका मतलब तब। तब अधा ऊर्ध्वम बॉटम अप इत्यस्य को अर्थ, तो अधा और ऊर्ध्व शब्द का अर्थ क्या होता है? अब सबसे पहले आप ये जान लो ऊर्ध्वाधः और अधा ऊर्ध्व माने क्या, दोनों शब्द एक हैं, खाली आगे पीछे किया गया है। ऊर्ध्व शब्द का अर्थ होता है ऊपर, और अधा शब्द का अर्थ होता है नीचे। ऊर्ध्व माने ऊपर, अधा माने नीचे। तो ऊर्ध्व अधा का मतलब देखो नीचे से ऊपर
और अधा ऊर्ध माने, और ऊर्ध्वधा माने ऊपर से नीचे। तो कहते हैं अगर ऊपर से नीचे का मतलब समग्र अर्थ का बोध कर लेना, तो अधा ऊर्ध्वम नीचे से ऊपर का अर्थ क्या होगा, बॉटम टू अप, बॉटम माने नीचे, अप माने ऊपर, नीचे से ऊपर का अर्थ क्या होगा। अब दिया संक्षिप्त प्रश्नोत्तरेषु केंद्रीय भाव्यम, संक्षिप्त प्रश्नोत्तरों में केंद्रित हो जाना, या सारा मुख्यार्थश्च ग्राह्यो, सारांश और मुख्य अर्थ का ग्रहण करना, अथवा पूर्व पठने केंद्रीय भवितव्यम, अथवा पूर्व पठन जो पहला पढ़ा गया है उस पर केंद्रित होना, अथवा पाठ्यस्य शब्देश सूक्तिश्च केंद्रीय भवितव्यम, पाठ के शब्दों और सूक्तियों में, क्या माने होता है, और शब्दों और सूक्तियों में केंद्रीय भवितव्य केंद्रित हो जाना। तो क्या है इसको हम समझाते हैं। देखो ऊर्ध्वधा माने ऊपर से नीचे, अधा ऊर्ध्व माने नीचे से ऊपर, इंग्लिश में लिखा बॉटम टू अप, बॉटम माने नीचे, अप माने ऊपर। कहते हैं कि अगर ऊर्ध्व अधा है तो उसका मतलब समग्र अर्थ का अबोधन हो गया, लेकिन अधा ऊर्ध्व है तो नीचे से ऊपर किया है, तो उसमें क्या होगा, पाठ्य के शब्दों और अर्थों में केंद्रित होना। नीचे से ऊपर का मतलब कोई चीज आप पढ़े हो तो सबसे छोटा अक्षर हुआ, अक्षर से छोटा हुआ शब्द, शब्दों को समझना, फिर थोड़ा ऊपर चलना, सूक्तियों को समझना, फिर थोड़ा ऊपर चलना, अर्थ को समझना, इस तरह से ये है बॉटम टू अप। अर्थात नीचे से ऊपर समझना, शब्द को समझें, फिर शब्द के अर्थ को समझें, फिर सूक्ति समझें, सूक्ति के अर्थ को समझें, फिर पाठ को समझे जाएंगे। तो ये होता है बॉटम टू अप, अर्थात पाठ के शब्दों सूक्तियों पर केंद्रित हो जाना, ये होता है अधा ऊर्ध्वम। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऊर्ध्वधा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु अध्यापकस्य प्रमुखम दायित्वम किमस्ति। निम्नलिखितेषु माने निम्नलिखितों में, ये जो निम्नलिखित है, चाहे निम्नलिखित लिखा हो और चाहे अधोलिखित लिखा हो, दोनों का अर्थ एक होता है, अधोलिखित। अधोलिखित का अर्थ भी होता है नीचे, इसलिए अधा शब्द का अर्थ हो जाता है नीचे, और ऊर्ध्व शब्द का अर्थ होता है ऊपर। क्या अर्थ होता है, ऊपर। तो ये कहा गया है निम्नलिखितेषु माने निम्नलिखितों में, इन चारों में, अध्यापकस्य प्रमुखम दायित्वम किमस्ति। प्रमुख दायित्व माने दायित्व, प्रमुखम माने प्रमुख, अध्यापकस्य माने अध्यापक, देखो क्या लगा है, क्या का अर्थ हो जाएगा का अथवा की अथवा के। धीरे धीरे इसी तरह से हम आपको जो है कुछ तरीके बताएंगे जिनसे आप अर्थ निकालना जान जाओगे। तो निम्न, और सु माने लगा दिया, सु माने में, निम्नलिखितों में अध्यापक का प्रमुख दायित्वम किमस्ति। प्रमुख दायित्व क्या है, अध्यापक का प्रमुख दायित्व क्या, अध्यापक का क्या मुख्य दायित्व बताया गया है। तो छात्रेभ्यः निर्देशः, छात्रों को निर्देश देना, क्या ये अध्यापक का दायित्व है। दूसरा, छात्र से संप्रेषणात्मक आवश्यकता नाम ज्ञानम, छात्र के संप्रेषणात्मक आवश्यकता का ज्ञान कराना, क्या ये है। अथवा अध्यापनार्थम समुचित सामग्री चयनम, अध्यापन के लिए, अध्यापन मतलब होता है पढ़ाने के लिए समुचित सामग्री का चयन करना। और या फिर यह है विभिन्न कक्षा से छात्राणाम सामूहिक निर्माणम, विभिन्न कक्षाओं में छात्रों का सामूहिक निर्माण करना। अब देखो ये वैसे देखा जाए तो क्लास में सारी चीजें होती हैं, चारों विकल्प देखे सही हैं, लेकिन इसमें से समीचीनम विकल्पम चिन्हित, समीचीन जो उचित विकल्प का चयन करता है, छात्रों को निर्देश भी अध्यापक देता है, ज्ञान भी देता है, समुचित सामग्री का चयन भी करता है, विभिन्न कक्षाओं में छात्रों का सामूहिक निर्माण भी करता है। लेकिन आपको बता दें छात्रों को निर्देश तो कोई दे सकता है, वहां माइक लगा दो बोल दो कोई दे दे। अध्यापन के लिए समुचित सामग्री भी चयन कोई कर सकता है, विभिन्न कक्षाओं में छात्रों का समूह निर्माण भी कोई कर सकता है, मॉनिटर का लगा दे वो कर ले। लेकिन संप्रेषणात्मक जो ज्ञान छात्रों का है वो केवल अध्यापक ही कर सकता है। भाई निर्देश देना है, आपके यहाँ क्लर्क है उसको बता दो कि छात्रों को ऐसी ऐसी सूचना देनी, वो जाके निर्देश दे देगा कि सब बच्चे लाइन से खड़े हो जाए, सभी बच्चे पुस्तक लेकर के आएंगे, फॉर्म भरवा लेंगे, दुनिया भर के निर्देश दे देगा। सामग्रिक चयन करने के लिए भी कोई दिक्कत कर सकता है, क्लर्क है, बाबू है, उसको करवा सकते हैं। हालांकि जरूरी है शिक्षक, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी ज्ञान देना ये कोई नहीं दे सकता, ये शिक्षक ही देगा, ये जो ज्ञान देगा वो शिक्षक हो जाएगा। ठीक है, तो उचित क्या है, छात्र से संप्रेषणात्मक आवश्यकता नाम ज्ञानम। अगला प्रश्न, एकः शिशु एकम पुस्तकम गृह्णाति। अब इसको ध्यान से देखना है, एकः शिशु एकम पुस्तकम गृह्णाति, एक शिशु मतलब छोटा बच्चा एक पुस्तक को ग्रहण करता है। शिशु जानते हो कि छोटा वाला बच्चा जो 3, 4, 5 साल का है, पढ़ने की बस शुरुआत किया हो, शिशु है, छोटा बालक है। कहते एक शिशु एकम पुस्तकम गृह्णाति, एक पुस्तक को गृह्णाति मतलब ग्रहण करता है, पकड़ता है, लेता है। और सह शीर्षम उपरिष्टात् कृत्वा सम्यक रूपेण गृह्णाति, फिर कहता है पहले पुस्तक को ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करने में उसने क्या किया, शीर्षम उपरिष्टात् कृत्वा, शीर्षम माने जो ऊपर का भाग है उसको ऊपर किया,
नीचे का भाग नीचे किया, मतलब किताब को सीधी किया और फिर सम्यक रूपेण ग्रहण, फिर कायदे से उसको पकड़ लिया। आपने जैसे किताब दिया, उल्टी किताब दिया तो उसने सीधी कर लिया, ऊपर का भाग ऊपर कर लिया और कायदे से पकड़ लिया। और पृष्ठानि च परिवर्तते, और फिर पृष्ठानि मैंने पृष्ठों को, पेजों को उसको परिवर्तित, पलट रहा है। किताब दिया आपने किसी शिशु को, उसने किताब लिया, उल्टी थी सीधी कर लिया और कायदे से पकड़ लिया, फिर एक एक करके पेज को पलट रहा है। तो कहते हैं एतत् समग्रया सम्मिलितम करोति, ये सब मिलकर, एतत् समग्रया मतलब ये सब कुछ, सम्मिलितम मतलब मिल करके क्या करता है, क्या बता रहा है ये बात, शिशु जो ये कर रहा है वो क्या है। तो कहते हैं उद्भाविनम समाधान कौशलम, उद्भावितानि साक्षरता कौशलानि, उद्भाविनम पाठ्यक्रमम, उद्भाविनीम गुणवत्ताम। अब उद्भाविना, भावना मतलब जो उद्भाविन का मतलब होता है जो अभी अभी तत्काल के लिए बढ़ रहा है, उत्पन्न हो रहा है, मतलब बच्चे के हृदय में जो चल रहा है। वो समाधान कौशल है, तुरंत उत्पन्न हुआ, वैसे तो उद्भावन शब्द का मतलब तुरंत उत्पन्न होता है। यह उद्भावितान साक्षरता कौशल है, यह उद्भावी पाठ्यक्रम है, उद्भावी गुणवत्ता है। गुणवत्ता भी नहीं अभी उसके अंदर है, पाठ्यक्रम का कोई मतलब है नहीं, अभी तो छोटा बालक है, समाधान हो नहीं रहा है। साक्षरता कौशल है जो उत्पन्न हो रहा है उसके अंदर, वो पढ़ना सीख रहा है धीरे धीरे, किताबों से उसका लगाव बढ़ रहा है, यह साक्षरता। जब ध्यान होगा तुम लोगों को, जब हम सब लोग छोटे थे तो 2, 3, 4, 5 में होता था तो नई नई किताबें आती थी तो बड़ा बहुत तहा के रखते थे, जुलाई में तहा के रखते थे, कब्बल चढ़ाते थे, सब सुरक्षित रखा जाता था। साल अंत होते होते भले वो नष्ट हो जाए, फट जाए, बहुत कायदे संभाल के रखा जाता है। उद्भावनी कौशल है वो सब, ठीक है। तो यहाँ क्या सही होगा, उद्भावितानि साक्षरता कौशलानि। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कथन के लिए है सही और गलत वाला। कथन, पहला कथन है कि छात्राः भाषाम अधिग्रहणन्ति, छात्राः भाषाम अधिग्रहण, छात्र जो है भाषा को ग्रहण करते हैं, यतः जिससे वे जन्मतः एवं भाषाम ग्रहीतुम तत्पराः भवन्ति, जिससे वे जन्म से ही भाषा को ग्रहण करने में तत्पर होते हैं। कहते हैं छात्र, मतलब इसका यह हुआ कि छात्र वैसी भाषा को ग्रहण करते हैं जिससे वे जन्म से ही भाषा को ग्रहण करने में तत्पर होते हैं। परिवेशस्य अस्मिन् कार्ये किमपि योगदानम नास्ति, परिवेश का इसमें कोई भी योगदान नहीं होता है, मतलब परिवेश का इसमें कोई लाभ, योगदान नहीं है। सीधे बात, बच्चे जन्म से ही भाषा को ग्रहण करने में तत्पर हो जाते, मतलब है जन्म से बच्चे भाषा को ग्रहण करने में तत्पर हैं। परिवेश का मतलब यहाँ पर वातावरण से है, वातावरण का इसमें कोई योगदान नहीं है। एक ये वाक्य दिया गया पहले। अब आप बताओ, क्या बच्चे जन्म से ही सब सीख के आते हैं? जन्मतः एवं भाषा में गृहीतुम तत्पर, जन्म से ही भाषा को ग्रहण करने में तत्पर होते हैं, या परिवेश का इसमें कोई योगदान नहीं है? परिवेश का योगदान होता कि नहीं? अब सोचिए आप। फिर दूसरा दिया, कारण दिया कि छात्र केंद्रितः कक्षा परिवेशा भाषा अधिग्रहणे महत्वपूर्ण प्रभावम ददाति, मतलब छात्र केंद्रित जो कक्षा का परिवेश है वो भाषा अधिग्रहणे, भाषा को ग्रहण करने में महत्वपूर्ण प्रभाव देता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि छात्र केंद्रित कक्षा का जो वातावरण है उसमें भी भाषा को ग्रहण करने की बहुत अधिक क्षमता है, अर्थात बहुत अधिक प्रभाव डालता है भाषा को ग्रहण करने में छात्र का कक्षा का परिवेश। मतलब छात्र की कक्षा में जैसा परिवेश होगा वैसे सीखेंगे छात्र। अगर वहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश से बात हो रही है तो वो भी सीखेंगे, अगर हिंदी बोली जाए तो वो भी सीखेंगे, तमिल कन्नड़ मलयालम बोला जाएगा तो वो भी सीखेंगे। ये दूसरा वाक्य दिया गया। अब कहते हैं निम्नलिखित संकेतेभ्य शुद्धम उत्तरम चिन्हित, निम्नलिखित संकेतों में शुद्ध उत्तर क्या है? पहला दिया गया कि बच्चे भाषा जन्म से सीखते हैं, परिवेश का कोई योगदान नहीं है, और दूसरे में कहा गया है भाषा ग्रहण करने में कक्षा का परिवेश महत्वपूर्ण योगदान, मतलब महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। एक तरफ कहा गया है कि जन्म से सीखते हैं, परिवेश वातावरण का कोई योग नहीं, इसमें कहते हैं केवल मतलब वातावरण से भी सीखते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा प्रभावित करता वातावरण। तो कौन सा सही है? तो हमारे हिसाब से ये गलत है, ये सही, मतलब ये वाक्य गलत है, ये वाक्य सही है। मतलब ऐसा चयन करो जिसमें ए अशुद्ध और आल शुद्ध हो। तो इसी में पहले मिल गया, ए असत्यम अस्ति परम आल सत्यम अस्ति, ये सही है, क्योंकि पर्यावरण, बच्चे जो है वो परिवेश से भी बहुत कुछ सीखते हैं। इसीलिए देखिए, जिस परिवेश में गाली आदि का प्रयोग होता है बच्चे गाली सीख जाते हैं, जिसमें परिवेश में गाली प्रयोग नहीं होता बच्चे नहीं सीखते हैं। दूसरी चीज है, जैसे मान लो कि सब कुछ ठीक है, बच्चा जन्म से पहले माँ के गर्भ में मान लो उत्तर प्रदेश में रहता है और जन्म उसका तमिलनाडु में हुआ, तो तमिलनाडु में जब उसका जन्म होता है तो सारा दिन तो यहाँ रहा, यूपी में तो उसको हिंदी होनी चाहिए, लेकिन वहां जन्म लेने के बाद 4 साल रह के देखे तमिल सीखेगा वो। जैसा परिवेश होगा वैसा सीखेगा।
तो परिवेश का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए पहला सही। इस वाक्य को गलत मानेंगे, इस वाक्य को सही मानेंगे और विकल्प आपका ये सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पठनस्य सा पद्धति, कहते हैं पठनस्य नहीं बल्कि यहाँ पाठनस्य होना चाहिए, पढ़ाने की, पाठनस्य। तो कहते हैं पाठनस्य सह पद्धति, पढ़ाने की वो पद्धति, पद्धति मतलब प्रक्रिया, तरीका, यस्याम प्रकरणात एन शब्दार्था ज्ञायते, जिसमें प्रकरण से ही शब्दार्थ का ज्ञान हो। प्रकरणात एन, प्रकरणात एव, मतलब पढ़ाने, प्रकरण से ही शब्दार्थ का ज्ञान हो जाए, कहते कहा जाता है। मतलब ऐसी पढ़ाने की पद्धति जिसमें प्रकरण से ही शब्द का ज्ञान हो जाता है, शब्दार्थ का ज्ञान हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो संरचनात्मक उपागम कहते हैं, या संप्रेषणात्मक कहते हैं, या अधा ऊर्ध्व उपागम कहते हैं, या समग्र भाषा उपागम कहते हैं। तो उसको संरचनात्मक नहीं कहेंगे, संप्रेषणात्मक नहीं कहेंगे, अधा ऊर्ध्व भी नहीं कहते हैं, समग्र भाषा उपागम कहा जाता है। समग्र भाषा उपागम में ही ये होता है कि प्रकरण से ही पूरा शब्दार्थ का ज्ञान हो जाता है। अच्छा, ये चारों उपागम थोड़ा हम आपको कुछ नोट्स और तैयार कर रहे हैं साथ ही साथ, जिसमें प्रश्न पत्रों में जो उपागम, जो विधियां आदि आई हैं, लगातार आ रही बार बार, उनका एक नोट्स तैयार कर रहे हैं और उन पर हम क्लास लेंगे। वो पेडागोजी की स्पेशल क्लास होगी। ठीक है, तो यहाँ कौन सा सही होगा? समग्र भाषा उपागम। फिर आगे कहते हैं भाषाया विषय चिंतनस्य वार्तालापस्य च योग्यता, भाषा के विषय में चिंतन की और वार्तालाप की, चामने और वार्तालाप की योग्यता है। क्या योग्यता है भाषा के विषय में चिंतन और वार्तालाप की योग्यता? इतर विषयी भाषा वैज्ञानिक योग्यता, ध्वन्यात्मक अवबोध, वक्तु सक्षमता, उद्भावनी सक्षमता। कहते भाषा के विषय में चिंतन की और वार्तालाप की योग्यता क्या है? भाषा के विषय में चिंतन और वार्तालाप कौन कर सकता अच्छे से? कौन कर सकता है? जो वक्तु सक्षमता, जो बोलने में सक्षम है, या उद्भावनी सक्षमता, जिसके अंदर सक्षमता उत्पन्न हो रही हो ताजी ताजी, और ध्वन्यात्मक अवबोध या ध्वन्यात्मक अवबोध जो कर लेता हो, या इतर विषय वैज्ञानिक योग्यता, या इतर विषय मतलब भिन्न भिन्न विषयों में भाषा वैज्ञानिक की योग्यता रखता हो, भिन्न विषयों पर भाषा के वैज्ञानिकता की योग्यता रखता होगा, उसके लिए भाषा के चिंतन और वार्तालाप की योग्यता उसके अंदर हो सकती है। तो यही सही है। जो भिन्न, इतर माने भिन्न होता है, भिन्न विषयों पर भाषा विज्ञान की योग्यता रखता होगा, भाषा के बारे में, भाषा की वैज्ञानिकता पर योग्यता रखता होगा, भिन्न भिन्न विषयों पर, वही जो है भाषा के विषय में चिंतन और वार्तालाप करने के सक्षम होगा। यही इसकी योग्यता है। आगे चलते हैं। एका माता द्वितीय कक्षाया, एक माता दूसरी कक्षा की, मतलब दूसरी कक्षा, एका माता मतलब इसको अलग करो, एक माता द्वितीय कक्षाया अध्यापकम कथयति, दूसरे कक्षा की अध्यापक से कहती है, मतलब एक माता कक्षा 2 की अध्यापक से कहती है कि यत माने कि तया निरीक्षितकम, उसके द्वारा निरीक्षित किया गया, उनके द्वारा देखा गया। मतलब एक माता कहती है दूसरी कक्षा के अध्यापक से, कथयति मतलब कहती है कि तया निरीक्षितम, उसने देखा कि यत तस्याह बालकः, कि उसका बालक यदा कदा तादृशम भाषाम प्रयोगम करोति, कभी कभी ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, यत तया कस्मादित प्रौढ़ात भगनी भातो वा कदापि न सुता, ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, यत तया जिससे, कस्मात किसी भी तरह से, प्रौढ़ात भगनी भ्रातु हुआ, प्रौढ़ात माने होता है बड़ों से, भगनी माने होता है भाई बहन, भ्रातु माने भाई से, कदापि ना सुना, कभी भी नहीं सुना है। मतलब इसका ये हुआ कि एक माता जो है कक्षा 2 के अध्यापक से कहती है कि जो हमारा बालक है वह कभी कभी ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो कभी भी अपने घर में बड़ों से, भाई से, बहन से नहीं सुना है। न भाई ने कभी बोला, न बहन ने कभी बोला, न बड़े लोगों ने कभी ऐसा बोला है। तो बताओ कि वो मतलब वो फिर ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का, ऐसी भाषा का प्रयोग करता है। फिर आगे कहते हैं एतत् कथम संभवति, यह कैसे संभव है? माता कहती है अध्यापक से कि हमारा बालक कभी कभी ऐसी भाषा का प्रयोग कर लेता जो घर में बोले नहीं जाती, घर वाले लोग कभी बोले नहीं है, घर में किसी सुने नहीं है, तो ये कैसे संभव है? अस्य प्रश्नस्य किमुत्तरम समीचीनमस्ति। तो कहते हैं अब प्रश्न ये आया है कि इसका उत्तर क्या है। मतलब ये हुआ कि बालक घर में जो चीजें नहीं सुनता है वो भी कभी कभी बोलता है घर में, तो बताओ ये क्यों हुआ, इसका उत्तर क्या है? तो रचनात्मक उपागमानुसारम बालकाः नवीनाः भाषा अन्वेष्टुं सक्षमाः भवन्ति। रचनात्मक उपागमों के अनुसार, रचनात्मक उपागम क्रिएटिविटी के अनुसार, बालकाः मतलब बालक, नवीनाः भाषा नई नई भाषाओं को, अन्वेष्टुं सक्षमाः भवन्ति, अन्वेष्टुं माने खोजने के लिए, सक्षमा भवन्ति सक्षम होते हैं। मतलब रचनात्मक उपागम के अनुसार क्या बालक नई नई भाषाओं को खोजने में सक्षम है?
रचनात्मक उपागम के अनुसार विषय पढ़ सकते हैं, नई भाषा खोज नहीं सकते। बालकाः केवलम सप्रौढ़ जनान अनुकृत्य शिक्षति, बालक केवल प्रौढ़ जनों का ही अनुकरण करके सीखता है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये भी सही नहीं। केवल प्रौढ़ जनों सीखता, ऐसी बात नहीं है। मानव मस्तिष्कम सहजता रूपेण भाषाम शिक्षितुम योग्यम अस्ति, मानव का जो मस्तिष्क है वह सहजता रूप से भाषा को सीखने में सक्षम है, योग्य है। ये बात देखिए। फिर चौथा है बालका तदा भाषा शिक्षति, बालक तभी भाषा सीखता है यदा वयम, जब हम बालकस्य भाषाम शक्तिकृताम कुर्मः, बालक की भाषा को समृद्ध बनाते हैं। बालक तभी भाषा सीखेगा जब वो जो बोला उन्होंने कहा वाह वाह बहुत अच्छा, उसकी भाषा को हमने समृद्ध बना दिया, उससे सीखते हैं। अब इसमें क्या सही है? पहला कहा गया रचनात्मक उपागम के अनुसार बालक नई भाषा का अन्वेषण करते हैं, अन्वेषण नहीं कर सकते, सीखते हैं। तो इसका मतलब एक गलत हो गया। बालक केवल प्रौढ़ जनों से अनुकरण करके सीखते नहीं, बालक प्रौढ़ जन से नहीं सीखते हैं। केवल प्रौढ़ जन से नहीं सीखते, प्रौढ़ जन से भी सीखते हैं, लेकिन केवल प्रौढ़ माने बड़े, बड़ों से केवल सीखते हैं ऐसी बात नहीं, बराबरी वाले से वो छोटे से भी सीखते हैं। मानव मस्तिष्क सहजता रूपेण भाषा शिक्षितुम योग्य, मानव का मस्तिष्क सहज रूप से भाषा को सीखने में सक्षम होता है। अथवा बालक तदा भाषा शिक्षत यदा वयम बालकस्य भाषाम शक्तिकृताम कुर्मः, बालक तभी भाषा सीखेंगे जब उनकी भाषा को हम समृद्ध बनाएंगे। तो सही क्या है? तीसरा। आपको हम इसका कारण बताएं, बालक सबसे ज्यादा सीखते हैं तो व्यवहार से। इससे कोई मतलब नहीं कि घर में बोला गया कि नहीं बोला गया, अगर बच्चा घर के बाहर निकला तो भाषा सीख सकता है। वो अभी इससे पहले पढ़े वातावरण से सीखते हैं। घर का वातावरण थोड़ी देर मिला, बाहर का मिल गया, बाहर के वातावरण से ले आएंगे कभी कभी। तो व्यवहार से सीखते हैं, और व्यवहार मतलब मानव का मस्तिष्क है जो व्यवहार में ली गई भाषा को भी सीख लेता है। तो ये मानव का मस्तिष्क है, सहजता रूप से भाषा को सीख सकता है। कैसे? व्यवहार से। ठीक है, अगर यहाँ व्यवहार होता तो वो भी सही होता। इससे पहले एक बार प्रश्न आ चुका, वहां व्यवहार शब्द दिया हुआ था। ठीक है, तो ये इसका विकल्प कौन सा होगा? सी विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूर्वतरम साक्षरता प्रोत्साहितुं प्रौढ़जनः एकः बालकश्च उभौ सह एवं एकं पुस्तकं पश्यतः प्रौढ़जनः प्रश्नान् पृच्छति वार्तालापं प्रारब्धुं तदनु उभयोः भूमिका परिवर्तते ततः बालकः प्रौढ़ं प्रश्नान् पृच्छति। इयं पद्धति किम कथ्यते? अब इसकी हिंदी भी बताते हैं। कहते हैं पूर्वतरम साक्षरतां प्रोत्साहितुं प्रौढ़जनः, पूर्वतर साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रौढ़ व्यक्ति है, या ऐसे समझ लो तुम एक प्रौढ़ व्यक्ति है और वो चाहता है पूर्वतर साक्षरता को प्रोत्साहित करे। एकः बालकस्य एकः बालकश्च मतलब एक प्रौढ़ जन है और एक बालक है। उभौ सह दोनों, और सहायो मतलब साथ में, सहायो होना चाहिए, सह एवं लिखा सहायो, साथ ही एकम पुस्तकम पश्चातः एक पुस्तक को देखते हैं। मतलब एक प्रौढ़ व्यक्ति, एक बालकश्च और एक बालक, चा लगा, चा माने और होता है, और एक बालक, उभौ उभौ माने दोनों, सहायो माने साथ में ही, एकम पुस्तकम पश्चातः एक पुस्तक को देखते हैं। प्रौढ़ः जनः प्रश्नान् पृच्छति, प्रौढ़ व्यक्ति प्रश्नों को पूछता है। वार्तालापम प्रारब्धुम, क्यों पूछता है? वार्तालाप को प्रारंभ करने के लिए। प्रारब्धुम लिखा हुआ है, धुम है इसमें। धुम मतलब कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय, तुम धुम धुम, और इसका अर्थ क्या होगा? के लिए। तो प्रारब्धुम माने प्रारंभ करने के लिए, अर्थात वार्तालाप को प्रारंभ करने के लिए प्रश्न पूछता है। कौन पूछता है? प्रौढ़ जनः, मतलब एक छात्र है, मतलब सॉरी एक बालक है छोटा सा, और एक प्रौढ़ व्यक्ति है, थोड़ा बड़ा व्यक्ति है, और दोनों लोग एक साथ एक पुस्तक को देखते हैं, और फिर प्रौढ़ व्यक्ति वार्तालाप प्रारंभ करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। प्रौढ़ व्यक्ति पूछता है, और तदन तदन माने होता है उसके बाद। उभयोः भूमिका परिवर्तते, उसके बाद दोनों की, उभयो शब्द जहां लिखा होता है उसका मतलब होता है दोनों। उभ माने दोनों होता है। ठीक है, तो उभ उभयो उभव कुछ लिखा हो तो उसका मतलब दोनों। उसके बाद, और तदन माने उसके बाद दोनों की भूमिका परिवर्तते माने बदल जाती है। क्या बदलती है? पर भूमिका क्या बदलती है? तथा बालका प्रौढ़म प्रश्नान पृच्छति, भूमिका बदलती है तो उसके बाद बालक प्रौढ़ से प्रश्न करता है। मतलब एक पुस्तक है जिसमें एक बड़ा व्यक्ति, प्रौढ़ व्यक्ति और एक बालक एक साथ पुस्तक देखते हैं, और फिर प्रौढ़ व्यक्ति चाहता है कि हम लाओ इनसे वार्तालाप प्रारंभ करें, तो प्रौढ़ व्यक्ति छोटे से प्रश्न करने लगता है। जैसे कभी ट्रेन में सफर करते हुए छोटा व्यक्ति और बड़ा होता है, एक कोई बड़ा व्यक्ति है और छोटा बालक है, उसमें आपस में पूछने क्या करते हो, कहाँ पढ़ते हो, तो प्रश्न पूछने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद माहौल बदल जाता है, उसके बाद भूमिका बदलती है, तो क्या होता है? फिर प्रौढ़ व्यक्ति से बालक प्रश्न करने लगता है, चाचा कहाँ रहते हो, कहाँ से आते हो, कहाँ जा रहे हो।
तो दोनों में जब आपस में प्रश्न वार्तालाप शुरू होते तो इयम पद्धति किम कहते थे, इस पद्धति को क्या कहा जाता है? इस पद्धति को क्या कहते हैं? पहले बड़ा पूछता है फिर छोटा पूछता है। कथा श्रवणम, कथा सुनना, आदर्श पठनम, मॉडल रीडिंग, सह पठनम, साथ में पढ़ना, या वार्तालापीय पठनम, साथ में पढ़ना। तो कथा श्रवणम तो है नहीं, कथा तो सुना नहीं रहा है, और आदर्श पठन भी नहीं हो रहा है। साथ में पढ़ रहे हैं लेकिन आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तो साथ पठनम की अपेक्षा आपस में वार्तालाप हो रही, ये सही ज्यादा ठीक है। तो वार्तालापीय पठनम सही है, क्योंकि दोनों लोग जब आपस में पढ़ देखते हैं एक पुस्तक को, उसके बाद फिर पढ़ते हैं, पूछते हैं एक दूसरे से प्रश्न, तो पहले एक दूसरे से पूछता फिर दूसरा पहले से पूछता, तो वार्तालाप नहीं हो गया, तो वार्तालापीय पद्धति हो जाएगी यहाँ, वार्तालापीय पठनम। फिर आगे है अध्यापक भाषा छात्राणाम श्रवण कौशलम केन उपायनेन वर्धयितुम समर्था। मतलब जो अध्यापक है ये भाषा छात्रों के श्रवण कौशल को केन उपायन, किस उपाय से, देखो एन लगा हुआ है, एक ही मात्रा और ना, एक ही मात्रा और ना, और जहां एक ही मात्रा और ना लगा होता है उसके साथ क्या जुड़ता, से या के द्वारा, इन दोनों में से जो उचित हो वो लगा सकते हो। तो केन उपायन मतलब किस उपाय से या किस उपाय के द्वारा वर्धयितुम समर्था, बढ़ाने में समर्थ है। मतलब अध्यापक भाषा छात्रों के श्रवण कौशल को बढ़ाने में किस उपाय से बढ़ाने में समर्थ होगा। अब 4 विकल्प दिए गए हैं। यत् किंचित अनायासम श्रूयते तद अपि सावधानतया श्रोतुम प्रेरणेन। इसका मतलब ये हुआ कि भाषा के छात्र जो है उनके श्रवण कौशल को अध्यापक कैसे बढ़ाएगा। तो पहला विकल्प है कि यत् किंचित, जो कुछ भी अनायास श्रूयते, फ्री में सुनाई पड़ रहा है, अनायास मतलब होता है अपने आप स्वतः। मतलब प्रश्न पहले समझ लो कि किस उपाय से बच्चों के भाषा श्रवण कौशल को बढ़ाया जा सकता है, कैसे छात्रों का श्रवण कौशल बढ़ेगा। विकल्प दिया कि यत् किंचित अनायास श्रूयते तद अपि सावधानतया श्रोतुम प्रेरणेन। कहते जो कुछ भी अनायास सुनाई पड़े, अनायास का मतलब होता है अपने आप, जो कुछ भी अपने आप सुनाई पड़ जाए उसको तद अपि, श्वेत में सुनाई पड़े, तद अपि उसको भी, अपि माने भी होता है, उसको भी सावधानतया श्रोतुम प्रेरणेन, सावधानता से सुनो, ऐसी प्रेरणा दे दे अध्यापक कि जो कुछ अनायास फ्री में सुनाई पड़े, मुफ्त में सुनाई पड़ रहा है, अनायास मिल रही है, अनायास मतलब होता है फ्री में, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के, तो उसको भी सुनना चाहिए। क्या ये सही है? या छात्रा ही सा कक्षायाम कक्षायाः बहिः निरंतरम संभाषणेन, छात्रों के साथ कक्षा में, कक्षा के बाहर भी निरंतर संभाषण करने से उनका श्रवण कौशल बढ़ेगा बच्चों का। या अन्य ही भाषा कौशल सह, अन्य ही दूसरी भाषा कौशलों के साथ में संयोग के बिना केवल श्रवण कौशल के केंद्रीभूत करना, मतलब तमाम जो और कौशल है श्रवण कौशल के अलावा पठन कौशल है और लिखने वाली प्रक्रिया, इन सब कौशलों का जो है कहते हैं अन्य ही भाषा कौशल ही सा, अन्य भाषा कौशलों के साथ संयोग करके बिना केवल श्रवण कौशलेन केंद्रीभूत, अन्य किसी श्रवण कौशल अन्य किसी भाषा कौशल का प्रयोग ना करें, केवल श्रवण कौशल पर केंद्रीभूत हो जाएं। क्या जो अन्य कौशल हैं उनका प्रयोग बंद कर दे, केवल श्रवण कौशल पर आधारित हो जाए, तो क्या उससे भाषा कौशल बढ़ेगा? नहीं। भाषा कौशल बढ़ाना है तो सॉरी श्रवण कौशल बढ़ाना है तो भाषा के अन्य का प्रयोग वर्जित नहीं करना है, नहीं तो वो चीज खत्म हो जाएगी। अंत में दिया छात्राणाम कृते विभिन्न प्रकारान जनान, छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के लोगों को सुनने और अवसर प्रदान करने तथा श्रवण क्रिया से नियोजन और श्रवण क्रियाओं में नियोजित करने से क्या उनका श्रवण कौशल बढ़ेगा। यही सही है भाई। देखा जाए श्रवण कौशल बढ़ाना है तो श्रवण कौशल बनाने के लिए ये नहीं कहा जाए जोर पाओ सुनने जाओ, गाली पाओ में गाली सुने। श्रवण कौशल बढ़ाने से ये नहीं होगा, ध्यान पूर्वक सुनना जरूर है लेकिन जो पाओ सुनो नहीं। अन्य छात्रों के साथ कक्षा में और कक्षा के बाद निरंतर संभाषण करने से श्रवण कौशल बढ़ेगा, लेकिन उससे वाक कौशल भी बढ़ रहा है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। और अन्य भाषा कौशलों का प्रयोग बंद कर दो, बिना केवलम श्रवण कौशल केंद्रीभूत, केवल श्रवण कौशल पर केंद्रित हो जाओ। ये भी सही नहीं है, लेकिन ये जरूर सही है कि छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के लोगों को सुनने का अवसर प्रदान किया जाए। विभिन्न प्रकार के लोग आएंगे, विद्वान लोग आएंगे, अन्य लोग आएंगे, दार्शनिक आएंगे, उनको सुनने का अवसर दिया जाए, उनको ध्यान से सुनेंगे। जब नए लोगों का हमारे सामने आते तो हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, खास करके बालक तो और ध्यान से सुनेंगे, तो उसमें का अवसर प्रदान किया जाए और श्रवण क्रिया से नियोजन, और श्रवण क्रियाएं जो हैं उनमें भी छात्रों को नियोजित किया जाए, इससे उनका श्रवण कौशल बढ़ेगा। तो ये ज्यादा सही है। ठीक है, चौथा विकल्प। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कथन कारण।
कथन है कि प्रारंभिक स्तरे भाषाया शुद्धता सर्वाधिका महत्वपूर्ण अस्ति। प्राथमिक स्तर पर भाषा की शुद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये कथन है। और कारण दिया व्याकरणम प्राथमिक पाठ्यक्रम से अभिवाज्य अंगम अस्ति। जो व्याकरण है वो प्राथमिक पाठ्यक्रम का अभिवाज्य अंग है, ये दूसरा कारण। अब बताओ इन दोनों में कौन सा वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, इसका चयन आपको करना, शुद्ध और अशुद्ध का चयन करना है। तो इसमें शुद्ध और अशुद्ध का आपको चयन करना है, ठीक है। तो पहला वाक्य दिया गया है ए, प्राथमिक स्तर पर भाषा की शुद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा दिया गया है व्याकरण प्राथमिक पाठ्यक्रम का अविभाज्य अंग है। अब क्या सही क्या गलत है, तो देखो व्याकरण प्राथमिक स्तर पर भाषा की शुद्धता बिल्कुल महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं बच्चों को अशुद्ध बचपन में पढ़ा दिया गया, जीवन भर अशुद्ध पढ़ते हैं, इसलिए बचपन से ही भाषा की शुद्धता जरूरी है। और व्याकरण तो प्राथमिक स्तर का अविभाज्य अंग है, व्याकरण शुरू से नहीं पढ़ाओगे तो बाद में समझ में नहीं आएगा, इसलिए दोनों जरूरी हैं। इसलिए क्या है, ए असत्यम आल सत्यम नहीं, उभे ए च आल च सत्यस्ता तथा च इत्यस्य समीचीनम व्याख्यानम अस्ति, यही सही होगा, ठीक है। समीचीनम व्याख्यानम भी है, सही है। तो इस प्रकार से इनके जो है दोनों सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं तो यहाँ ये सही हो जाएगा, उभेच आचा सत्यस्ता तथा च इत्यस्य समीचीनम व्याख्यानम अस्ति। अगला है भाषायाः प्रकृते विषये, भाषा शिक्षणस्य प्रकृतेः विषये, बाल शिक्षा व्यवस्थानाम् उभयोश्च प्रायोगिकता विषये ये सिद्धांताः विश्वासाश्च सन्ति ते किं कथ्यन्ते। कहते भाषा की प्रकृति के विषय में, भाषा शिक्षण की प्रकृति के विषय में, प्रकृति मतलब होता है प्रकृति के, तो भाषा की प्रकृति के विषय में, भाषा शिक्षण की प्रकृति के विषय में, बाल शिक्षा व्यवस्था नाम और बाल शिक्षा उभयोश्च प्रायोगिकता विषय, इन दोनों के प्रायोगिकता के विषय में ये सिद्धांता विश्वासाश्च सन्ति, जो सिद्धांत और विश्वास हैं वे क्या कहे जाते हैं, मतलब भाषा शिक्षण के विषय में, भाषा शिक्षण की प्रकृति के विषय में और बाल शिक्षा व्यवस्था की प्रायोगिकता के विषय में, इनकी प्रायोगिकता क्या है, इनके विषय में ये सिद्धांता विश्वासाश्च सन्ति। ये शब्द का अर्थ होता है जो सिद्धांत और विश्वास हैं ते किम कथ्यन्ते, वे क्या कहे जाते हैं, क्रियाविधि, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु और उपागम। मतलब भाषा की प्रकृति, भाषा के शिक्षण और बाल शिक्षा की व्यवस्था की प्रायोगिकता के विषय में जो सिद्धांत बताए गए हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रियाविधि कहते हैं या पाठ्यक्रम कहते हैं, विषय वस्तु कहते हैं, उपागम। विषय वस्तु भी नहीं कहते हैं, विषय वस्तु तो किसी विषय का मूल होता है, पाठ्यक्रम सिलेबस होता है जिसको पढ़ाने के लिए रखा जाता है, क्रियाविधि कार्य करने की विधियां हैं, टेक्निक होती हैं, लेकिन उपागम अप्रोच जरूर कहते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक भाषा की प्रकृति के विषय में, शिक्षण के प्रकृति के विषय में, बाल शिक्षा की व्यवस्था की प्रायोगिकता के विषय में जो भी सिद्धांत कहे जाते हैं वह है उपागम, उपागम कहा जाता है उनको, ठीक है। आगे चलते हैं और इस प्रश्न पत्र का संस्कृत विषय का अंतिम प्रश्न है ये कि रचनात्मक मूल्यांकन अस्ति, क्या है रचनात्मक मूल्यांकनम अस्ति, रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, अपरिवर्तनीय होता है या अध्ययन अध्यापन प्रक्रियायाम किम भवति, अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया क्या होती है, ये होता है या निरंतरम विकासेन प्रोन्नत्या च संबद्धा, निरंतर विकास और प्रोन्नति से संबद्ध है, अथवा पूर्व निर्धारित अथवा विशेष अवस्थायाम क्रियान्वयम। तो इसमें से क्या सही है, पूर्व निर्धारित अथवा विशेष अवस्था के क्रियान्वयन से संबंधित है। मतलब रचनात्मक मूल्यांकन से क्या लाभ होता है अथवा वो है क्या, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, तो अपरिवर्तनीय है रचनात्मक मूल्यांकन, नहीं रचनात्मक मूल्यांकन परिवर्तनीय है। अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया क्या है ये बताते नहीं। निरंतर विकासेन प्रोन्नत्या च संबद्ध, निरंतर विकास और प्रोन्नति से संबद्ध होते हैं कौन, रचनात्मक मूल्यांकन। मतलब रचनात्मक मूल्यांकन से निरंतर विकास और प्रोन्नति बढ़ती है, यही इसका संबंध है। और पूर्व निर्धारित अथवा विशेष अवस्था के क्रियान्वयन इससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन निरंतर विकास और प्रोन्नति से संबद्ध होते हैं क्या, रचनात्मक मूल्यांकन। तो ये था प्रश्न पत्र क्या सेकंड भाग
ये प्रश्न पत्र जो अगस्त 2023 में हुआ था, उसका सेकंड पार्ट का मतलब जिसमें पेडागोजी आती है। तो वो जुलाई 2023 में जो पेपर हुआ था, अगस्त नहीं, जुलाई 2023 में, उसी का ये भाग है। ठीक है? तो आज इस प्रश्न पत्र को हमने आप लोगों के समक्ष रखा और इससे हमने जो भी व्याकरणात्मक तरीके थे उनसे भी अर्थ निकालने का तरीका बताया और साथ ही साथ पेडागोजी के कुछ जो नियम थे वो भी आपको बताए। इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और हम एक नए वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे सीटेट से संबंधित है, जिसमें आपको व्याकरण, पेडागोजी और प्रश्न पत्र बताए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियोज में, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और फॉलो करिए। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। तो आज यहीं तक, पुनः मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।